हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल आरोही मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। अब साइंस होता क्या है? साइंस जो है ये लैटिन भाषा के सिंथिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। अगर हम क्या करें, साइंस का संधि विच्छेद करें तो साइंस का संधि विच्छेद आता है वी प्लस ज्ञान, अर्थात वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान अर्थात साइंस क्या है, एक ऐसा विषय है जो हमें क्या कराता है, विशेष ज्ञान की प्राप्ति कराता है। ठीक है, जो विज्ञान है, विज्ञान को हम क्या करते हैं, तीन पार्टों मेनली तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट, एक पार्ट होता है इसका भौतिक विज्ञान, एक पार्ट होता है रसायन विज्ञान और एक पार्ट होता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ये इनके जनक लिखे हुए हैं। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो रसायन विज्ञान है उसके जनक एंटोनी, इनको माना जाता है। और आपका जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, गैलीलियो तथा आइंस्टीन, इन सभी को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें भौतिक विज्ञान को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिकी, क्या होता है फिजिक्स। जो फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात जो भौतिक विज्ञान है इसको हम प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस भी कहते थे। ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान जो हमारे आसपास की सभी वास्तविक घटनाएं घटित होती हैं उनकी जानकारी प्रदान करता है। उस विज्ञान को हम क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अर्थात भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी सेकंड डेफिनेशन दे सकते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान व उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में जो ऊर्जा और द्रव्यमान थे उनको अलग अलग पार्ट माना जाता था, उनमें समानता नहीं बताई गई थी। लेकिन जो आइंस्टीन जी थे, इन्होंने ऊर्जा को द्रव्यमान के तुल्य बताया और उन्होंने ऊर्जा का एक समीकरण दिया जो है हमारा E बराबर mc²। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौतिक के कार्य क्षेत्र की। जो भौतिक का कार्य क्षेत्र है उसको मैंने दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है स्थूल मैक्रोस्कोपिक और एक होता है सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक। जो स्थूल है इसकी व्याख्या चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांतों पर की जाती है, और जबकि जो सूक्ष्म है हमारा, ये इसकी जो व्याख्या करते हैं हम, इसकी व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी द्वारा की जाती है। ठीक है, अब जो स्थूल का पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, मैनली 6 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा यांत्रिकी, मैकेनिक्स। दूसरा है उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। चौथा है दोलन तथा तरंगे, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। और जो पांचवा है वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और लास्ट का छठा है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आविष्कारों की और उनके आविष्कारकों की। किसने किस चीज़ का आविष्कार किया या किस सिद्धांत को किस साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैलीलियो की। गैलीलियो जो थे इंग्लैंड इटली के निवासी थे, और इन्होंने क्या दिया, जड़त्व का नियम दिया। जड़त्व का नियम मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, इसी प्रकार सर आइजक न्यूटन ने जो इंग्लैंड के थे, एक तो गति के नियम दिए। ठीक है, 3 नियम दिए थे गति के, हम आगे पढ़ेंगे इनको। एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में इन्होंने बताया, और एक परावर्ती दूरदर्शी के बारे में भी इन्होंने ही क्या किया था, बताया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेनियल बर्नौली की। जो डेनियल बर्नौली है ये नीदरलैंड के थे, इन्होंने बर्नौली की परमें दी थी। ब्राउन इंग्लैंड के थे, बोयल का नियम दिया था इन्होंने। ठीक है, जो कैल्विन है, कैल्विन नीदरलैंड के थे, उष्मागतिकी का सेकंड नियम और परम स्केल के बारे में हमको कैल्विन ने बताया था। और जो हम परम ताप है उसको हम कैल्विन में ही नापते हैं, इनके नाम पर ही उसका मात्रक होता है। आर्किमिडीज ये यूनान के थे, इन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा उत्प्लावन इसका नियम दिया था। ठीक है, एक कार्नोट
जो साइंटिस्ट थे फ्रांस के थे, इन्होंने कार्नोट इंजन या आदर्श इंजन इसके बारे में इन्होंने स्पष्ट किया था। और कार्नोट इंजन इन्होंने हमारे लिए, कार्नोट इंजन इनकी देन है। हाइगेंस ने क्या किया था, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था। हाइगेंस ने कि जो प्रकाश होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। इसके बाद में बात करूँ थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को बताया। फ्रेनल ये फ्रांस के थे, इन्होंने प्रकाश के विवर्तन को बताया। फैराडे ये इंग्लैंड के थे, उन्हें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए। और डायनमो इसका भी आविष्कार फैराडे ने किया था। और जहाँ जहाँ मोटर की बात करते हैं वे सब फैराडे के नियमों के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो फैराडे का योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा साइंस में। मैक्सवेल जो थे स्कॉटलैंड के थे, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। ठीक है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 समीकरण थे वे भी मैक्सवेल ने दिए थे। एम्पियर ये फ्रांस के थे, जिन्होंने वैद्युत धारा तथा चुंबकत्व के बारे में बताया। R.A. मिलिगन ये अमेरिका के थे, इन्होंने आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके बाद में बात करता हूँ J.J. टॉमसन की, ये इंग्लैंड के थे, इन्होंने नाभिक मॉडल दिया था। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। जो नील बोहर है इन्होंने एक क्वांटम मॉडल दिया। और जो आधुनिक परमाणु मॉडल है ये नील बोहर ने ही क्या किया था, बताया था। इसके बाद में बात करता हूँ प्लांक की, प्लांक जर्मनी के थे, इन्होंने क्वांटम। इसके बाद मैं बात करता हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन की। जो आइंस्टीन जी थे ये जर्मनी के थे, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, आपेक्षिकता के सिद्धांत के बारे में और एक ऊर्जा समीकरण E = mc² दी थी। ठीक है, इनका योगदान भी बहुत ज़्यादा साइंस में रहा। उसके बाद मैं बात करता हूँ रोंजन की, ये जर्मनी के थे, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। युकावा ये जापान के थे, इन्होंने नाभिकीय बलों की उत्पत्ति की थी के बारे में बताया था। जो बैकुरल थे ये फ्रांस के थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। डी ब्रोगली फ्रांस के थे, इन्होंने द्रव्य तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था। और जो प्रकाश या द्रव्य कण होते हैं तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। उसके बाद श्रोडिंजर ये ऑस्ट्रिया का थे और उन्होंने तरंग यांत्रिकी के बारे में बताया। हाइजेनबर्ग ये जर्मनी के थे, इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। ठीक है, सीवी रमन ये भारत के थे, जिन्होंने रमन प्रभाव के बारे में बताया। होमी जहांगीर भाभा जी ये भी भारत के थे, इन्होंने अंतरिक्ष किरण शावर के बारे में बताया। एस.एन. बोस ये भारत के थे, इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताया। और जगदीश चंद्र बोस ये भी भारत के थे, इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों की खोज की। मैडम क्यूरी ये पोलैंड की थी, इन्होंने रेडियो एक्टिवता रेडियम एवं पोलेनियम इनकी खोज की थी। मेघनाथ शाह ये भारत के थे, इन्होंने तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रकृति में मूल बलों की। जो प्रकृति है, प्रकृति में मेनली जो मूल बल है इनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल। जो पृथ्वी होती है, अगर हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, वो वस्तु कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो जिस बल के कारण वह पृथ्वी पर आती है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या किया, ये 2 द्रव्यमान या पिंड है m1 m2, इनके बीच की दूरी r है। तो जो इनके बीच में बल कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण बल, वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये होगा। दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो F समानुपाती m1 m2/r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आता है G, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। F = G m1 m2/r²। ये इसका फॉर्मूला आता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको सबसे दुर्बल बल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको हम क्या कहते हैं, सबसे दुर्बल, यानी कि सबसे वीक फोर्स होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, 2 आवेश है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे इन दोनों इक्वेशन को भी इकट्ठा करके लिखेंगे तो F समानुपाती m1 m2/r²। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आओगा जिसको हम
क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, इसके हम परिभाषा से देंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हमने ऐसे फॉर्मूले के रूप में बता दिया। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ वैद्युत तथा चुंबकीय, इन दोनों अक्षेत्रों को संयुक्त किया जाए तो ये वैद्युत चुंबकीय अक्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परबल नाभिकीय बल की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल परबल नाभिकीय बल कहलाता है। जो नाभिक में परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्त्य कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस परबल फोर्स के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, उस परबल फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, परबल नाभिकीय बल कहते हैं, जो विद्युत चुंबकीय बल का 100 गुणा तथा अक्षीण नाभिकीय बल का 10⁻13 गुणा होता है। अर्थात ये सबसे प्रबल बल होता है 4 मूल बलों में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्षीण अथवा दुर्बल नाभिकीय बल की। जो क्षीण या दुर्बल नाभिकीय बल है, नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव, नाभिक के बीटा अक्षीय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल अक्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, अब जो ये मूल बल है, इनको कैसे उत्पन्न किया जाता है, उनकी उत्पत्ति के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक है ग्रेविटेशन फोर्स। अब जो आपका विद्युत चुंबकीय बल है, ये फोटोनों के विनिमय मतलब एक्सचेंज से उत्पन्न होता है। प्रबल नाभिकीय बल ये मेसोनों के एक्सचेंज से उत्पन्न होता है। दुर्बल नाभिकीय बल ये बोसोनों के एक्सचेंज से उत्पन्न होता है और गुरुत्वीय बल ये ग्रेविटोन के एक्सचेंज से उत्पन्न होता है। अब मैं बात करता हूं भौतिक नियमों की। ठीक है, हमें क्या करना है, अब भौतिक नियमों में संरक्षण के नियमों को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊर्जा संरक्षण की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। संरक्षण का मतलब है जिसको हम न तो अपने आप नष्ट कर सकते हो, न ही उसे अलग से जनरेट कर सकते हो। अर्थात जो चीज़ क्या है वो जितनी है उतनी ही रहेगी, उसको हम संरक्षण बोलते हैं। देखो, जैसे यदि ऊर्जा संरक्षण क्या होगा, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी हो तो विश्व की कुल ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं बात करता हूँ रेखीय संवेग संरक्षण की। यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल, जो बाह्य बल है उसका मान क्या हो, 0 हो, तब पूरे निकाय का जो रेखीय संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, और इस नियम को ही हम क्या बोलते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ कोणीय संवेग संरक्षण की, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या होता है, इसमें तो क्या कंडीशन थी, जो बाह्य बल था वो 0 था, कणों के निकाय पर लगने वाला बाह्य बल का मान 0 था। इसमें कणों पर कार्य करने वाला, जो कणों का निकाय है उस पर कार्य करने वाले बाह्य बल आघूर्ण का मान क्या हो, अगर 0 हो तो निकाय का कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ आवेश संरक्षण की। ऐसे आवेश संरक्षण का नियम दे सकते हैं, आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, हाँ एक रूप से हम उसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, अर्थात पूरे जो विलगित निकाय है उसका जो कुल आवेश है वो क्या है, संरक्षित है। ठीक है, अब एक नोट है, जो प्रबल नाभिकीय बल है ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और जो आपका गुरुत्वीय बल है ये सबसे वीक फोर्स होता है। ठीक है, अब अगर मैं इनके रेशियो की बात करूँ तो प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल और गुरुत्वीय बल, इन सब का अनुपात 1:10⁻⁻2, रेशियो 10⁻−13 और रेशियो 10⁻−38 होता है। इस प्रकार ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर
11th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेशन में बता दें, आपको ये नोट्स टेलीग्राम के